वेलकम टू स्टारलाइट क्लासेस एग्ज़ाम स्टडी। प्यारे साथियों, स्टारलाइट क्लासेस एग्ज़ाम स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यहाँ पर हम आपको सीडीपी यानी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित ये हमारा क्लास सेकंड है। यहाँ पर हम आपको सीटेट परीक्षा में पूछे गए सीडीपी के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न हमारे पास में क्या दिया हुआ है? पहला प्रश्न ये कहता है कि सामाजिक अधिगम का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस घटक पर बल देता है? आंसर है प्रकृति, बी है पोषण, सी पर था अनुकूलन और डी पर था पाठ संशोधन। देखिए, एल्बर्ट बंडूरा ने सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया था। अगर ये पूछा जाता है कि सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया था, तो वो दिया था एल्बर्ट बंडूरा ने। इस प्रकार के अधिगम में बालक सामाजिक व्यवहारों को सीखता है, दूसरों के व्यवहारों को देखकर उनके अनुरूप व्यवहार करना, व्यवहार को अपने जीवन में उतारना, समाज द्वारा स्वीकृत व्यवहार को धारण करना और अमान्य व्यवहारों को त्यागना सामाजिक अधिगम के अंतर्गत आता है। ठीक है, बंडूरा ने कहा कि बच्चों और वयस्कों ने दूसरों को देखकर और उनकी नकल करके व्यवहार सीखा है। ठीक है, बच्चे हों या वयस्क हों, उसमें कहा गया दूसरों को देखकर उनकी नकल करके व्यवहार सीखा है। नहीं, पोषण एक ऐसी प्रक्रिया को परिभाषित करता है जिसमें व्यक्ति पर्यावरण और सांस्कृतिक संदर्भ में बढ़ता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया था? आंसर हो गया था हमारे पास में 20 का आंसर बन गया था पोषण। पोषण क्या हुआ? इसका आंसर बन जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में, मनोसामाजिक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर बल देता है? ठीक है, आंसर थे उद्दीपन व प्रतिक्रिया, लिंगीय व स्फूर्ति स्तर, उद्यम के मुकाबले में हीनता स्तर, या क्रिया प्रस्तुत इन सक्रिय अनुबंधन पर। ठीक है, बल देता है। किस पर देता है ये हम आपको बताते हैं कि एरिक्सन द्वारा विकास का मनोसामाजिक सिद्धांत दिया गया था। अगर मनोसामाजिक सिद्धांत के बारे में पूछा जाता है तो मनोसामाजिक सिद्धांत किसने दिया था? वो दिया था एरिक्सन ने। ठीक है, एरिक्सन के अनुसार यह चौथा विकासात्मक चरण है जो बाल्यावस्था के मध्य में परिलक्षित होता है। बालक द्वारा की गई पहल से वह नए अनुभवों के संपर्क में आता है और जैसे जैसे वह अपने बचपन के मध्य और अंत तक पहुंचता है तब तक वह अपनी ऊर्जा को बौद्धिक कौशल और ज्ञान से हासिल करने की दिशा में क्या कर देता है? मोड़ देता है। ठीक है, इसमें एक पॉइंट है उद्योग बनाम हीन अवस्था, ये इसका आंसर एक्चुअल में। ठीक है, यहाँ पर 6 से 12 वर्ष की अवस्था बताई गई है कि इस अवस्था पर यानी इस स्तर पर यदि बच्चों को माता पिता और शिक्षकों द्वारा प्रोत्साहित और प्रोत्साहित करना है, प्रशंसा की जाती है, तो वह अपने कौशल में क्षमता, अपने कौशल में क्या होता है? इट मीन्स सक्षमता और विश्वास की भावना विकसित करता है। हीनता की भावना विकसित होने की संभावना है और उसमें बच्चा अल्प सफल बन सकता है। तो आंसर था सी, इसका एक आंसर था। ठीक है, सी आंसर हमारे पास बन गया था। सी, उद्यम के मुकाबले में हीनता स्तर हो सकता है। ठीक है, चलिए ये हमारा था मतलब प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 3 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? शिक्षण का विकासात्मक परिप्रेक्ष्य शिक्षकों से ये मांग करता है कि वे, पहला आंसर है, कठोर अनुशासन बनाए रखने वाले बने क्योंकि बच्चे अक्सर प्रयोग यानी जांच करते हैं। बी आंसर था कि विकासात्मक कारकों के ज्ञान के अनुसार अनुदेशन युक्तियों का अनुकूलन करें, यानी विभिन्न। सी आंसर था कि विभिन्न विकासात्मक अवस्था वाले बच्चों के साथ जो है समान रूप से व्यवहार करें, या डी आंसर था इस प्रकार का अधिगम उपलब्ध कराएं जिसका परिणाम केवल संज्ञानात्मक क्षेत्र के विकास में ही क्या हो। देखिए क्या होगा, आंसर तो बी हो जाएगा कि शिक्षण का विकासात्मक परिप्रेक्ष्य शिक्षकों से यह मांग करता है कि वे विकासात्मक कारकों के ज्ञान के अनुसार अनुदेशन युक्तियों का अनुकूलन करें। यहाँ पर थोंडाई के द्वारा प्रतिपादित अधिगम के में तत्परता का नियम लागू हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो बी पार्ट है, विकासात्मक कारकों के ज्ञान के अनुसार अनुदेशन युक्तियों का अनुकूलन करें, ये आपका बी पार्ट राइट आंसर बन जाता है। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर
4 क्या कहता है? ये कहता है शिक्षार्थी तब तक नहीं सीख सकते जब तक उन्हें शिक्षा के सामाजिक उद्देश्यों की आवश्यकताओं के अनुरूप न पढ़ाया जाए। बी पार्ट, उन्हें यह पता न हो कि जो तथ्य उन्हें पढ़ाए गए हैं निकट भविष्य में उनका परीक्षण किया जाएगा, या वे सीखने के लिए तैयार न हों। या डी, दैनिक आधार पर घर में उनके माता पिता विद्यालय में उनके सीखने के बारे में नहीं पूछेंगे। ठीक है, इट मीन्स हमारे पास आंसर हो जाता है सी कि विद्यार्थी तब तक नहीं सीखते जब तक वे सीखने का प्रयत्न नहीं करते तथा सीखने के अनुसार जिज्ञासु नहीं होते। इसलिए सर्वप्रथम शिक्षक को शिक्षार्थियों को मानसिक व शारीरिक रूप से अधिगम के लिए तैयार करना चाहिए। इस प्रकार से आंसर हमारा सी हो जाता है, सीखने के लिए जब तक तैयार ना हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है, प्रश्न नंबर 5, कि यह तथ्य कि बच्चों को सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक ज्ञान की आवश्यकता होती है निम्नलिखित में से किस अवस्था से संबंधित है? ठीक है, इट मीन्स यह तथ्य कि बच्चों को सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक ज्ञान की आवश्यकता होती है निम्नलिखित में किस व्यक्ति से संबंधित है? किसी व्यक्ति से संबंधित, व्यक्ति की बात चल रही है। तो चार्ल्स डार्विन हो सकते हैं, बीएफ स्किनर हो सकते हैं, यूरी ब्राउन फैन ब्रेनर हो सकते हैं, या लेव वाई गोस्तिकी हो सकते हैं। तो आंसर था डी, इन बच्चों को सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक ज्ञान की आवश्यकता होती है। यह तथ्य लेव वाइगोस्तिकी ने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत से संबंध में दिया था। ठीक है, तो आंसर हमारे पास हो जाता है, आंसर हो जाता है डी, लेव वाइगोस्तिकी। हमारा आंसर नंबर डी सही हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि आप एक शिक्षिका, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, आप एक शिक्षिका या शिक्षक के रूप में रैगिंग और धमकाने के सख्त विरोधी हैं तथा इस संदर्भ में विद्यालय में पोस्टर लगवाते हैं और समिति बनवाते हैं। आपसे जुड़ने वाले किशोर जो इस विचार के दृढ़ विश्वासी हैं निम्नलिखित में से किस स्तर पर होंगे? ठीक है, निम्नलिखित में से किस स्तर पर होंगे? इट मीन्स देखिए, पारंपरिक स्तर पर होंगे, या पूर्व पारंपरिक स्तर पर होंगे, या उत्तर पारंपरिक स्तर पर होंगे, या सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने वाले स्तर पर काम करेंगे। चलिए बताइए क्या आंसर हो सकता है इस प्रश्न का? क्या आंसर हो सकता है इस प्रश्न का, जिस प्रश्न की हम बात कर रहे हैं? चलिए देखिएगा, हमारे पास में 4 आंसर हैं। एक है पारंपरिक स्तर, दूसरा है पूर्व पारंपरिक स्तर, तीसरा है उत्तर पारंपरिक स्तर, चौथा है सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने वाला स्तर। ठीक है, तो देखिए हमारे पास आंसर बन जाता है कि जो किशोर रैगिंग और धमकाने के सख्त विरोधी तथा किसी भी छात्रों के खिलाफ हुए उत्पीड़न के विरुद्ध होते हैं वे किशोर उत्तर पारंपरिक स्तर पर होते हैं। यानी आंसर बन जाएगा आपका, कौन सा आंसर बन जाएगा? आंसर जो आपका बन जाता है वो आपका आंसर बन जाता है सी, उत्तर पारंपरिक स्तर। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? ये कहता है कि प्रगतिशील शिक्षा निम्नलिखित में से किस कथन से संबंधित है? जो प्रगतिशील शिक्षा है निम्नलिखित में से किस कथन से संबंधित है? ठीक है, शिक्षक सूचना और प्राधिकार के प्रवर्तक से, या शिक्षक सूचना और प्राधिकार के प्रवर्तक होते हैं, या ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभव और सहयोग से उत्पन्न होता है, इस बात पर से संबंधित है, या अधिगम तथ्यों के एकत्रीकरण और कौशल में जो है प्रवीणता के साथ जो है सीधे मार्ग पर चलता है, या परीक्षा जो है मानदंड संदर्भित और बाह्य है। ठीक है, तो हमारे पास में आंसर बन जाता है बी, यानी प्रगतिशील शिक्षा ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभव और सहयोग से उत्पन्न होता है, साथ ही इससे हुआ अधिगम लंबे समय तक याद रहता है। यह शिक्षा करके सीखने पर आधारित है, इसलिए सीखा हुआ अधिक समय तक हमेशा के लिए क्या होता है? याद रहता है। ठीक है, क्या होता है? याद रहता है। तो बी हमारे पास आंसर बन जाता है, ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभव और सहयोग से क्या होता है? उत्पन्न होता है। ठीक है, ज्ञान जो है प्रत्यक्ष अनुभव और सहयोग से उत्पन्न होता है। बी पार्ट हमारा आंसर बन जाता है।
8वां क्वेश्चन कहते हैं, ये कहता है बहुबुद्धि के सिद्धांत के संदर्भ में एयरफोर्स पायलट बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि की आवश्यकता होती है? ठीक है, अंतः व्यक्तिक बुद्धि की आवश्यकता होती है, भाषिक की आवश्यकता होती है, गतिक बुद्धि की आवश्यकता होती है, या अंतरा व्यक्तिक बुद्धि की आवश्यकता हमें होती है? देखिए क्या होता है, आंसर बन जाएगा सी हमारे पास कि एयरफोर्स पायलट बनने के लिए उसमें शरीर जो है गतिक बुद्धि का होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? गतिक बुद्धि का होना चाहिए, क्योंकि किसी भी पायलट के लिए शारीरिक गति पर नियंत्रण करने व उसमें प्रवीणता लाने की क्षमता होनी चाहिए। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी पार्ट हमारा आंसर हो जाता है। सी पार्ट हमारा आंसर हो जाता है गतिक बुद्धि की आवश्यकता होनी हमें चाहिए। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। 9वां क्वेश्चन क्या कहते हैं, बुद्धि की स्पेयरमैन परिभाषा के कारक जी है। बुद्धि की स्पेयरमैन परिभाषा में जो कारक जी है वो क्या है? वो आनुवंशिक बुद्धि है, वो उत्पादक बुद्धि है, वो सामान्य बुद्धि है, या वो वैश्विक बुद्धि कहा जाता है? क्या कहा जाता है? देखो आंसर सी हो जाता है कि बुद्धि की स्पेयरमैन परिभाषा में, बुद्धि की स्पेयरमैन की परिभाषा में जो स्मॉल जी कारक है वो सामान्य बुद्धि से संबंधित होता है। किससे होता है? सामान्य बुद्धि से संबंधित होता है। यह एक सामान्य योग्यता है जो प्रत्येक व्यक्ति में भिन्न भिन्न मात्रा में पाया जाता है। दैनिक जीवन के कार्यों में जी कारक का उपयोग क्या होता है? अधिक होता है। ठीक है, तो आंसर क्या बन जाएगा? सामान्य बुद्धि हमारा आंसर बन जाता है। क्लियर हुआ? चलिएगा आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि छिपी हुई वस्तुएं ढूंढ निकालना इस बात का संकेत है कि शिशु जो है निम्नलिखित में से किस संज्ञानात्मक कार्य में दक्षता प्राप्त करने लगा है। ठीक है, छिपी हुई वस्तु ढूंढ निकालता है तो इस बात का संकेत है कि शिशु जो है निम्नलिखित में से किस संज्ञानात्मक कार्य में दक्षता प्राप्त करने लगा है। तो ये पहला आंसर दिया था साभिप्राय व्यवहार, या वस्तु स्थायित्व, या समस्या समाधान, या प्रयोग करना, देखिए छिपी हुई वस्तुएं अगर ढूंढ निकालता है तो इस बात का संकेत है कि शिशु जो है वस्तु स्थायित्व संज्ञानात्मक कार्य में दक्षता प्राप्त करने लगा है, क्योंकि शिशु में वस्तु के संप्रत्य का विकास हो चुका है। तो आंसर नंबर हमारा क्या था? बी सही हो गया था, वस्तु स्थायित्व हमारा आंसर बन जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 11वां क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा समाज में लिंग समानता का मानदंड हो सकता है? क्या हो सकता है? निम्नलिखित में से कौन सा समाज में लिंग समानता का मानदंड हो सकता है? तो पहला आंसर था इसमें कि विद्यालय में पुरुष और महिला शिक्षकों की संख्या की तुलना। दूसरा था कक्षा 12 में लड़कों और लड़कियों द्वारा समान संख्या में क्या प्राप्त विशिष्ट योग्यता। तीसरा हमारे पास में था कि कक्षा 12 तक पहुंचने वाले लड़कों और लड़कियों की संख्या की तुलना करें, या क्या छात्राओं को विद्यालय से बाहर आयोजित प्रतियोगिताओं में भाग लेने की अनुमति दी जानी चाहिए। तो हमारे पास आंसर बन जाता है डी कि क्या छात्राओं को विद्यालय से बाहर आयोजित प्रतियोगिताओं में भाग लेने की अनुमति दी जाती है। यह समाज में लिंग समानता का मानदंड है। ठीक है, तो आंसर क्या बन जाता है? आंसर बन जाएगा हमारा डी पार्ट आंसर बन जाता है। आगे बढ़ते 12वां क्वेश्चन क्या कहता है? 12वां क्वेश्चन ये कहता है हमारे पास में कि व्यक्तिक अंतरों का ज्ञान शिक्षकों की मदद करने किसमें व्यक्तिक अंतरों का ज्ञान शिक्षकों की मदद किसमें करता है? शिक्षकों की मदद किस में करता है? तो पहला आंसर था कि पिछड़े शिक्षार्थियों के साथ कठोर परिश्रम करने की निरर्थकता को समझने में, क्योंकि वे बाकी कक्षा के समान कभी नहीं हो सकते। या दूसरा आंसर था कि व्यक्तिक अंतरों को शिक्षार्थियों की असफलता की स्वीकृति और उत्तरदायी ठहराने में। या तीसरा सभी शिक्षार्थियों को समान रूप से लाभ पहुंचाने के लिए उनकी प्रस्तुति शैली को एक रूप बनाने में। और डी आंसर था कि सभी शिक्षार्थियों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं का आकलन करने और उनके अनुरूप उन्हें पढ़ाने में। तो व्यक्तिगत अंतरों का ज्ञान शिक्षकों की मदद जो है किस में करता है? देखिए डी पार्ट हमारा आंसर सही हो जाता है कि व्यक्तिगत अंतरों का ज्ञान सभी शिक्षार्थियों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं का आकलन करने और उनके अनुरूप उन्हें पढ़ाने में शिक्षकों की क्या करता है? मदद करता है। शिक्षकों की मदद करता है। तो डी इज़ योर राइट आंसर बन जाता है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि सीखने के लिए आकलन क्या कहलाता है? अभिप्रेरणा को बढ़ावा देता है, पहला आंसर था। बी पार्ट था कि अलग करने और रैंक देने के प्रयोजन के लिए किया जाता है। या तीसरा, ग्रेड्स को पूरी तरह से, यानी ग्रेड्स जो दिए जाते हैं, ग्रेड्स को पूरी तरह से मदद देने पर बल देता है। या चौथा था, विशिष्ट होता है और अपने आप में की गई आकलन गतिविधि है। सीखना जो है अपने आप में की गई आकलन गतिविधि है। तो ए हमारे पास राइट आंसर हो जाता है कि आकलन एक क्या है, संवादात्मक तथा रचनात्मक प्रक्रिया है, जिसके द्वारा शिक्षक को यह ज्ञात होता है कि विद्यार्थी का उचित अधिगम हो रहा है या नहीं हो रहा है। साथ ही विद्यार्थी भी अपने अधिगम का परिणाम जानकर प्रोत्साहित होता है तथा और अच्छे करने का भी प्रयास करता है। तो पहला हमारे पास में जो आंसर हो जाता है, ए हो जाता है कि उसकी अभिप्रेरणा को क्या मिलता है, बढ़ावा मिलता है। अभिप्रेरणा को क्या मिलता है, बढ़ावा मिलता है, यानी अभिप्रेरणा को बढ़ावा देता है सीखने के लिए आकलन जो होता है। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि विद्यालय आधारित आकलन जो होता है, विद्यालय आधारित जो आकलन होता है, विद्यालय से संबंधित जो आकलन होता है, पहला आंसर था कि परिणामों की अपेक्षा परीक्षा तकनीकों पर केंद्रित होता है। यह क्या आकलित किया जाएगा, इस पर शिक्षार्थियों को कम नियंत्रण प्रदान करता है। यह रचनात्मक प्रतिपुष्टि उपलब्ध कराते हुए सीखने में संवर्धन करता है। या डी पार्ट था कि परीक्षा के लिए शिक्षण को बढ़ावा देता है, क्योंकि इसमें निरंतर परीक्षण होता रहता है। ठीक है, तो देखिए आंसर नंबर सी हो जाएगा, विद्यालय आधारित आकलन महत्वपूर्ण है क्योंकि यह रचनात्मक प्रतिपुष्टि उपलब्ध कराते हुए सीखने में संवर्धन करता है। ठीक है, इट मीन्स सी पार्ट आपका राइट आंसर बन जाता है। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि कक्षा में शिक्षार्थियों से कहा गया है कि वे अपने समाज के लिए क्या कर सकते हैं। ठीक है, इसे दर्शाने के लिए एक नोटबुक में अपने कार्य की विविध शिल्प कृतियों को संयोजित करें। यह किस प्रकार की गतिविधि होगी? ये निबंधात्मक आकलन होगा, निबंध के द्वारा आकलन होगा, घटना वृत्त अभिलेख होगा, समस्या समाधान आकलन होगा, या पोर्टफोलियो आकलन कहा जाएगा। ठीक है, देखिएगा इट मीन्स आप अपने समाज के लिए क्या करते हैं उसे दर्शाने के लिए एक नोटबुक में अपने कार्य की विभिन्न जो है शिल्प कृतियों को आप संयोजित करें। यह एक पोर्टफोलियो आकलन कहा जाता है। पोर्टफोलियो आकलन गतिविधि हो गई। इससे बालकों को संरचनात्मकता को बढ़ावा भी मिलता है। तो इसका आंसर हो जाता है डी, इट मीन्स पोर्टफोलियो आकलन आंसर हो जाता है। ठीक है साथियों, वीडियो अच्छा लग रहा हो, ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और आपका अपना चैनल है स्टारलेट क्लासेस एग्ज़ाम स्टडी यूट्यूब चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली सीडीपी की क्लास जो है वो सबसे पहले आपको मिल सके। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 16, शिक्षार्थियों को सबसे कम प्रतिबंधित विद्यालय वातावरण में रहने के माध्यम से विद्यालय कैसा होना चाहिए? लड़कियों तथा अलाभान्वित वर्गों के लिए शैक्षिक अवसरों को समान करता है, या वंचित वर्ग के बच्चों के जीवन को सामान्य करता है, जो इन बच्चों के समुदायों और अभिभावकों के साथ विद्यालय के संबंध को बढ़ा रहा है, या विज्ञान मेला और प्रश्नोत्तरी जैसी गतिविधियों में जो है अलाभान्वित वर्ग के बच्चों को भागीदार बनाता है, या दूसरे बच्चों को संवेदनशील बनाता है कि वे अलाभान्वित बच्चों को दबाए नहीं, उन्हें नीचा न दिखाए। ठीक है, तो शिक्षार्थियों को सबसे कम प्रतिबंधित विद्यालय वातावरण में रखने के माध्यम से विद्यालय कैसा होना चाहिए? तो विद्यालय होना चाहिए, मतलब आंसर हो जाता है डी, कि शिक्षार्थियों को सबसे कम प्रतिबंधित विद्यालय वातावरण में रखने के माध्यम से विद्यालय दूसरे बच्चों को संवेदनशील बनाता है कि वे अलाभान्वित बच्चों को दबाए नहीं। मेन पॉइंट है कि उनको अलाभान्वित जो बच्चे हैं उनको दबाए नहीं और उन्हें नीचा न दिखाए। ठीक है, यह बालकों में सामाजिक विकास को भी बढ़ावा देता है।
ठीक है, तो इसका आंसर जो बन गया था, आंसर बन गया था डी पार्ट आपका और राइट आंसर बन जाता है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए एकाग्रता समय के साथ मेल बैठाने के लिए एक दत्त कार्य को पूरा करने के लिए आवंटित समय को घटाना और चरणबद्ध तरीके से इस एकाग्रता समय को बढ़ाना निम्नलिखित में से किस प्रकार के विकार से निपटने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होता है? सर्वाधिक उपयुक्त होता है तो पहला आंसर था अशांतकारी व्यवहार संबंधी विकार, या डिसफेंसिया, या संवेदी एकीकरण विकार, या एकाग्रता ह्रास अतिक्रियाशील विकार। हमारे पास इसमें से आंसर जो बन जाता है, आंसर बन जाता है डी एकाग्रता ह्रास अतिक्रियाशील विकार। बालकों को किसी भी वस्तु पर ध्यान केंद्रित करने की क्रिया को बाधित करता है, जिससे बालक को अधिगम करने में क्या होता है, कठिनाई होती है। ठीक है, तो डी हमारा राइट आंसर बन जाता है। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपागम अशांतकारी व्यवहार संबंधी विकार वाले बच्चों के साथ व्यवहार करने के लिए बच्चों को उसके आसपास के लोगों और सामाजिक संस्थाओं के साथ अंतःक्रिया करने का सुझाव देता है? आंसर था पहला एक मनोगत्यात्मक, नंबर बी था पर्यावरणीय, नंबर सी था जीव वैज्ञानिक और नंबर डी था व्यवहारवादी। ठीक है, तो देखिए आंसर हमारे पास हो जाता है बी, इट मीन्स अशांतकारी व्यवहार संबंधी विकार वाले बच्चों के साथ व्यवहार करने के लिए पर्यावरणीय उपागम सबसे उपयुक्त होता है, क्योंकि यह बच्चे को उसके आसपास के लोगों और सामाजिक संस्थाओं के साथ अंतःक्रिया, मेन पॉइंट है अंतःक्रिया करने का सुझाव देता है, अंतःक्रिया करने का सुझाव देता है। तो बी पार्ट हमारा राइट आंसर बन जाता है। क्लियर? 18वां क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। 19वें क्वेश्चन में आते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है। ये कहता है रेन जूली प्रतिभाशाली की अपनी डैश आगे आंसर, इट मीन्स परिभाषा के लिए जाने जाते हैं। रेन जूली प्रतिभाशाली जो है कि अपनी क्या हुआ, इट मीन्स डैश आ गया, परिभाषा के लिए जाने जाते हैं। इन 4 पंक्तियों इन टीयर के लिए जाने जाते हैं, 4 पंक्तियों के लिए जाने जाते हैं, 4 स्तरीय के लिए जाने जाते हैं, या त्रिवृत्तीय के लिए जाने जाते हैं, या त्रिमुखी के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, देखो क्या होता है कि आंसर तो सी हो जाएगा, रेन जूली प्रतिभाशाली की अपनी त्रिवृत्तीय परिभाषा के लिए जाने जाते हैं। तो आंसर क्या बन गया, त्रिवृत्तीय परिभाषा। क्या हो गया, त्रिवृत्तीय परिभाषा के लिए जाने जाते हैं। रेन जूली प्रतिभाशाली की अपनी त्रिवृत्तीय परिभाषा के लिए जाने जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ये कहता है कि प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों के लिए, जो प्रतिभाशाली शिक्षार्थी होती हैं उनके लिए क्या क्या हो सकता है? पहला आंसर था कि अभिक्षमता को कौशल के रूप में समझना सही है। नंबर बी, प्रगति के निरीक्षण करने की आवश्यकता नहीं है। शिक्षक को अनुकूलन करना चाहिए जिससे शिक्षार्थी में बदलाव आता है। शिक्षक को पहल करनी चाहिए और समस्या समाधान में मुख्य भूमिका निभानी चाहिए। किसके लिए बोला? प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों के लिए। तो देखो प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों के लिए सी पार्ट सही आंसर हो जाता है कि प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों के लिए शिक्षक को अनुकूलन करना चाहिए जिससे शिक्षार्थी में बदलाव आता है। शिक्षार्थी में बदलाव आता है, तो सी पार्ट राइट आंसर बन जाता है। शिक्षक को अनुकूलन करना चाहिए जिससे शिक्षार्थियों में बदलाव आता है। क्लियर? ये क्वेश्चन नंबर 20 कंप्लीट हो जाता है। साथियों, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, अपने दोस्तों को वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपका अपना चैनल है स्टार्ट क्लासेस एग्ज़ाम स्टडी यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे आने वाली CDP की वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको CDP का वीडियो मिलेगा, आपको मैथ का वीडियो भी मिलेगा, आपको साइंस का वीडियो भी मिलेगा। ठीक है, मैथ का मिलेगा, CDP मिलेगा और साइंस भी मिलेगा। और अगर हमें समय मिला तो आपको हिंदी और EVS में भी हम कुछ वीडियो बना के देंगे। ठीक है, देखिए हम आपको बेहतरीन तैयारी कराएंगे मैथ साइंस की और CDP की, हिंदी और EVS की, यानी सभी जो
प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं उन सभी को हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा देने की कोशिश करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इट मीन्स क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं। तो साथियों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे आने वाली की वीडियो आने वाले सीटेट एग्ज़ाम में जो आपको तैयारी कराई जा रही है वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो, चलिए, और आपके काम आए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में। अधिगम निर्योग्यता वाले बच्चों की प्रगति का निरीक्षण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति सबसे उपयुक्त होगी? ठीक है, व्यक्ति यानी केस अध्ययन, घटनावृत्त यानी अभिलेख या वास्तविक रिकॉर्ड, नंबर सी व्यवहार रेटिंग स्केल, या नंबर डी संचरित व्यवहार परख अवलोकन। ठीक है, तो आंसर बन जाता है डी पार्ट। इट मीन्स अधिगम व्यवहार परख होता है, अधिगम व्यवहार परख होता है, अर्थात अधिगम से व्यवहार में परिवर्तन होता है। ठीक है भाई, सीखना व्यवहार का परिवर्तन है, इसलिए अधिगम निर्योग्यता का निरीक्षण करने के लिए संचरित व्यवहार परख अवलोकन करना सबसे अधिक उपयुक्त है। ठीक है, तो आंसर क्या बन जाता है? आंसर डी बन जाता है, संचरित व्यवहार परख अवलोकन। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। इट मीन्स अपने 22वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये क्या कहता है कि अधिगम निर्योग्यता वाले शिक्षार्थियों द्वारा एक पूर्ण और उत्पादक जीवन जीने के अवसरों को बढ़ाने का सबसे सही तरीका क्या है? ठीक है, इस तरह के शिक्षार्थियों की कमजोरियों पर ध्यान केंद्रित करना, इस तरह के शिक्षार्थियों से उच्च उपेक्षाओं को बनाए रखना, विविध कौशलों और युक्तियों का शिक्षण करना जिसे सभी संदर्भों में लागू किया जा सके, या इन बच्चों को अपने लक्ष्यों का निर्धारण करने के लिए प्रोत्साहित करना। ABCD हमारे पास 4 आंसर दिखा रखे थे और पूछा गया था कि अधिगम निर्योग्यता वाले शिक्षार्थियों द्वारा एक पूर्ण और उत्पादक जीवन जीने के अवसरों को बढ़ाने पर सबसे सही तरीका क्या होगा? सी पार्ट आंसर बन जाता है कि विविध कौशलों और युक्तियों का शिक्षण करना जिसे सभी संदर्भों में लागू किया जा सकता है। अधिगम निर्योग्य इट मीन्स शिक्षार्थियों द्वारा एक पूर्ण और उत्पादक जीवन जीने के अवसरों को बढ़ाना सबसे सही तरीका माना जाता है। ठीक है, तो इसका सी पार्ट आपका आंसर हो गया, विविध कौशलों और युक्तियों का शिक्षण करना जिसे सभी संदर्भों में लागू किया जा सके। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है? वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार, ठीक है, वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार क्या होगा? ए पार्ट था कि संस्कृति और भाषा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बी पार्ट था कि बच्चे अलग क्षेत्र में चिंतन करते हैं और वे पूर्ण परिप्रेक्ष्य नहीं लेते, पूर्ण आपका प्रेक्ष्य नहीं लेते। यदि निम्न आयु पर अमूर्त सामग्री को प्रस्तुत किया जाए तो बच्चे अमूर्त तरीके से चिंतन करते हैं। या नंबर डी स्वयं निर्देशित वाक सहयोग का निम्नतम स्तर होता है। देखिए, वाइगोत्स्की के अनुसार क्या होगा कि संस्कृति और भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। संस्कृति और भाषा विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह कथन वाइगोत्स्की ने अपने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार दिया है। ठीक है, यह एक रशियन मनोवैज्ञानिक थे और इन्होंने सामाजिक परिप्रेक्ष्य पर अधिक बल देते हुए बालक के मानसिक विकास पर कार्य किया है। किस पे किया? बालक के मानसिक विकास पर कार्य किया। तो आंसर हो गया ए, सांस्कृतिक और भाषा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कौन? वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत जो है संस्कृति और भाषा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में। क्या कहता है? व्याख्या, अनुमान और अथवा नियंत्रण, ठीक है, प्राकल्पना के लक्ष्य हैं। पारंपरिक तर्कना, आगमनात्मक तर्कना या निगमनात्मक तर्कना या वैज्ञानिक पद्धति। देखिए क्या है, आंसर हमारे पास हो जाता है डी कि व्याख्या, अनुमान और नियंत्रण जो प्राकल्पना है वो वैज्ञानिक पद्धति के लक्ष्य होते हैं। किसके होते हैं? वैज्ञानिक पद्धति के लक्ष्य होते हैं। तो डी पार्ट हमारा राइट आंसर बन जाता है। ठीक है।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है कि कक्षा हमारे पास में 7 का शिक्षार्थी गणित में त्रुटियां करता है। कक्षा 7 का विद्यार्थी जो है गणित में त्रुटियां करता है, एक शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? देखिए, शिक्षार्थी को सही उत्तर उपलब्ध कराएंगे या शिक्षार्थी को कैलकुलेटर का प्रयोग करने की अनुमति देंगे, जो नहीं देनी चाहिए। ठीक है, शिक्षार्थियों से कहेंगे कि वे विकल्पनात्मक पद्धति का प्रयोग करें अथवा स्वयं त्रुटि का पता लगाने के लिए उसे दोबारा करें, या शिक्षार्थी को दिखाएं कि त्रुटि कहाँ थी और शिक्षार्थी को उसे दोबारा करने को कहें। ठीक है, देखो कक्षा 7 का विद्यार्थी है तो सी पार्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा कि शिक्षार्थी गणित में त्रुटियां करता है। एक शिक्षक के रूप में हम शिक्षार्थी से कहेंगे कि वह विकल्पनात्मक पद्धति का प्रयोग करें और अथवा स्वयं त्रुटि का पता लगाने के लिए उसे दोबारा करें। ठीक है, दोबारा करने के लिए कहेंगे। इससे बालक में समस्या समाधान करने की क्षमता का विकास होगा और उसका आईक्यू लेवल जो है उसमें भी बढ़ोतरी होगी। आईक्यू लेवल का भी उसका क्या हो जाता है? विकास हो जाता है। तो इसका सी पार्ट राइट आंसर बन जाएगा कि शिक्षार्थी से कहेंगे कि वे विकल्पनात्मक पद्धति का प्रयोग करें और स्वयं त्रुटि का पता लगाने के लिए उसे दोबारा करें। ठीक है साथियों, जो भी हम आपको ये प्रश्न करा रहे हैं ये सभी प्रश्न पिछले सालों में आए हुए सीटेट में पूछे गए प्रश्न हैं। ठीक है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। कुछ प्रश्न ऐसे भी हैं जो बार बार पूछे गए हैं। ठीक है, तो इसलिए इस वीडियो को बड़े ध्यान से करें। इट मीन हर एक क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से करें और प्रश्नों के जो आंसर हैं उनको ध्यान से पढ़ के ही पेपर में आंसर लगाए जाने चाहिए, क्योंकि कुछ क्वेश्चनों में जो आंसर है बहुत एक रूपता होती है कभी कभी आंसरों में, जहां हम गलती कर जाते हैं। इसलिए क्वेश्चनों के जो आंसर हैं, क्वेश्चन का जो भी आंसर दें वो बहुत सटीक और सोच समझ के देना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। ये क्या कहता है? संवेगात्मक बुद्धि बहुबुद्धि सिद्धांत के किस क्षेत्र के साथ संबंधित हो जा सकती है? जो संवेगात्मक बुद्धि है बहुबुद्धि सिद्धांत के किस क्षेत्र के साथ संबंधित हो सकती है? देखो, पहला आंसर था अंतरावैयक्तिक और अंतःवैयक्तिक बुद्धि, दूसरा था प्राकृतिक बुद्धि, तीसरा था इसमें चाक्षुष स्थानिक बुद्धि, या चौथा हमारे पास में डी पार्ट जो हमारे पास दिखा था अस्तित्व परक बुद्धि। देखिए क्या कि संवेगात्मक यानी पार्ट नंबर ए सही हो जाएगा कि अंतरावैयक्तिक बुद्धि से तात्पर्य है अन्य व्यक्तियों की इच्छा, अपेक्षा, आवश्यकता आदि को समझने तथा दूसरों के व्यवहार का पूर्व कथन करने की क्षमता आदि से होता है, जबकि अंतःवैयक्तिक बुद्धि से तात्पर्य उनके भावों, संवेगों को मॉनिटर करने, विभेद करने तथा स्वयं के व्यवहार को निर्देशित करने की क्षमता से होता है। तो आंसर क्या बन जाता है? आंसर बन जाता है ए, हमारा राइट आंसर बन जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 27वां क्वेश्चन क्या कहता है? देखिए, संवेग के मनोविज्ञान में निम्नलिखित में से किस तथ्य पर सबसे कम ध्यान दिया गया है? संवेग के मनोविज्ञान में निम्नलिखित में से किस तथ्य पर सबसे कम ध्यान दिया गया है? ठीक है, पहला आंसर था संवेग विषयनिष्ठ यानी कि व्यक्तिपरक भावना है और वह अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग होती है। नंबर बी पार्ट था संवेग न केवल व्यक्तिगत शिक्षार्थियों में बल्कि पूरी कक्षा में भी उत्पन्न होते हैं। सी पार्ट था संवेग उत्तेजना और संज्ञानात्मक व्याख्या के जटिल पैटर्न होते हैं। और नंबर डी था कि संवेगात्मक प्रक्रिया में शारीरिक के साथ साथ मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाएं भी शामिल होती हैं। देखिए, आंसर हमारा बी हो जाता है कि संवेग न केवल व्यक्तिगत शिक्षार्थियों में बल्कि पूरी कक्षा में भी उत्पन्न होते हैं। यह तथ्य पर संवेग के मनोविज्ञान में सबसे कम ध्यान दिया गया है। तो बी पार्ट हमारा आंसर सही हो जाता है कि संवेग न केवल व्यक्तिगत शिक्षार्थियों में बल्कि पूरी कक्षा में भी उत्पन्न होते हैं। क्लियर हुआ? ये 27वां क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। मेरे प्यारे साथियों, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए जिससे ज़्यादा ज़्यादा बहनों भाइयों तक ये वीडियो पहुंच सके। चलिए, आपका अपना चैनल है स्टार्ट क्लासेस एग्ज़ाम स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो जाए। यहाँ पर आपको CDP वो चाहे पेपर 1 हो
चाहे पेपर 1 का हो, चाहे उसमें आपका पेपर 2 हो। ऐसे ही विज्ञान यानी साइंस की बात कर रहे हैं, साइंस इट मीन्स पेपर 2 के लिए, और मैथ भी आपका पेपर 1 हो, आपका पेपर 1 हो या फिर आपका पेपर 2 हो, यानी मैथ पेपर 1 और मैथ पेपर 2 से संबंधित वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिलेंगी। आप ये अपलोड हो रही हैं, इसमें साइंस के लिए भी हो रही हैं और मैथ के लिए भी अपलोड हो चुकी हैं, ठीक है, CDP के लिए भी अपलोड हो चुकी हैं, ठीक है। आने वाले समय में हम EVS और हिंदी पर भी अपलोड करेंगे, ठीक है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे हम आपको पूरे कोर्स में जो आपका यानी कि जिन्होंने 2nd पेपर लिया है, जिन्होंने मैथ साइंस लिया है, ठीक है, और उसके साथ में आपका मैथ का 1st पेपर या 2nd पेपर की आप तैयारी कर रहे हैं, या साइंस के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, CDP या EVS हिंदी के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बेहतरीन मटेरियल आपको हम अपने चैनल पर प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। और आप इसमें साइंस का जो पेपर 2 है, यानी साइंस जो पेपर 2 में साइंस पेपर आपका है, तो उसमें 2 वीडियो हम डाल चुके हैं, पहला क्लास और 2nd क्लास डाल चुके हैं, आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। मैथ में भी हम 2 क्लास डाल चुके हैं, 1st और 2nd, वो आप चैनल में जाकर देख सकते हैं। ऐसे CDP की हम 2 क्लास डाल चुके हैं, 1st और 2nd इट मीन, तो ये आप चैनल में जाके देख सकते हैं। क्लियर? चलिएगा आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। 28वां क्वेश्चन क्या कहता है? राजेश गणित की समस्या को हल करने के लिए पूरी तरह से संघर्ष कर रहा है। देखिए, उसका आंतरिक जो बल है जो उसे इस पर समस्या को पूरी तरह से हल करने के लिए विवश करता है, डैश के रूप में जाना जाएगा। भाई, राजेश जो गणित की समस्या को हल करने के लिए पूरी तरह से संघर्ष कर रहा है, उसका जो आंतरिक बल है जो उसे इस समस्या को पूरी तरह से हल करने के लिए विवश करता है, किस रूप में जाना जाएगा? प्रेरक के रूप में जाना जाएगा, व्यक्तिक विशेषक के रूप में जाना जाएगा, संवेग के रूप में जाना जाएगा, या प्रत्यक्षण के रूप में जाना जाएगा। आंसर हो जाता है ए, यानी कि प्रेरक। प्रेरक यह एक आंतरिक बल होता है जो प्रेरणा देता है, प्रेरक होता है, लेकिन जो किसी भी मनुष्य को समस्या को पूरी तरह से हल करने के लिए विवश करता है, ठीक है। तो आंसर बन जाएगा प्रेरक। क्या बन जाएगा? प्रेरक आंसर बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा प्रेरक। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 क्वेश्चन क्या कहता है? देखो, अभिप्रेरणा चक्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम में है? अभिप्रेरणा चक्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम में है? देखिए, अभिप्रेरणा चक्र जो होगा उसमें हमारे पास ये नंबर ए पार्ट कह रहा है कि पहले उत्तेजना आएगा, फिर प्रबल प्रेरणा आएगा, आवश्यकता आएगा, उपलब्धि आएगा, लक्ष्य उन्मुखी व्यवहार आएगा, या उत्तेजना में कमी आएगा। इसी प्रकार से इनको आगे पीछे ABCD पार्ट में आगे पीछे दिया हुआ है, ठीक है। सही चक्र क्या होता है? देखिए, क्या होता है कि सही चक्र होता है, डी पार्ट सही आंसर होता है। पहले आवश्यकता आती है, फिर प्रबल प्रेरणा आती है, फिर उत्तेजना होती है, फिर लक्ष्य उन्मुखी होता है, व्यवहार लक्ष्य उन्मुखी व्यवहार होता है, फिर उपलब्धि प्राप्त होती है, उत्तेजना में कमी। ये सभी अभिप्रेरणा चक्र के संदर्भ में सही क्रम में लिखे हुए हैं, यानी कि डी पार्ट आपका सही आंसर कहा जाएगा। आवश्यकता आएगा, प्रबल प्रेरणा आएगा, ठीक है, उत्तेजना, लक्ष्य उन्मुखी व्यवहार, उपलब्धि, उत्तेजना में कमी, ठीक है। ये अभिप्रेरणा चक्र का सही क्रम कहा जाएगा। क्लियर हुआ? चलिएगा, उसके बाद 30वां क्वेश्चन क्या कहता है? ये कहता है वेंड्यूरा के सामाजिक अवलोकन पर आधारित अधिगम सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है? क्या होता है? वेंड्यूरा के सामाजिक अवलोकन पर आधारित अधिगम सिद्धांत में, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है? पहला है स्वचिंतन, दूसरा है प्रतिधारण, तीसरा है पुनरावृत्ति, चौथा है सार को दोहराना, ठीक है। सार को क्या है? दोहराना। तो देखिए, वेंड्यूरा के सामाजिक अवलोकन पर आधारित अधिगम सिद्धांत में प्रतिधारण की प्रक्रिया होती है। वेंड्यूरा के सामाजिक अवलोकन पर आधारित अधिगम सिद्धांत में प्रतिधारण की प्रक्रिया होती है। किसकी होती है? प्रतिधारण की प्रक्रिया होती है, यानी बी पार्ट आपका राइट आंसर बन जाता है।
तो दोस्तों ये थे 30 क्वेश्चन जो CDP के हमने आज लिए थे। आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दीजिए और चैनल आपका अपना है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। जिस मेरे भाई बहन ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। इस चैनल पर हम आपको CDP के साथ साथ मैथ का वीडियो भी दे रहे हैं, साइंस का वीडियो भी देंगे, आपको EVS भी देंगे, आपको हिंदी भी देंगे। ठीक है, चाहे आप पेपर 1 से संबंधित हो, चाहे आप पेपर 2 से संबंधित हो। ठीक है, एट मीन्स चाहे आप पेपर 1 दे रहे हैं मैथ का, चाहे आप पेपर 2 दे रहे हैं। ठीक है, CDP पेपर 1 पेपर 2 दोनों की आपको देंगे, साइंस पेपर 2 का आपको देंगे। ठीक है, EVS पेपर 1 में और आपका हिंदी पेपर 1 या पेपर 2। ठीक है, दोनों केस में आपको हम प्रोवाइड करेंगे। तो इन सभी सब्जेक्ट का वीडियो आप हमारे चैनल पे निःशुल्क देखेंगे, कोई फीस नहीं देना है, किसी प्रकार का कोई नहीं है। यहाँ सिर्फ आपको निःशुल्क शिक्षा दी जा रही है, निःशुल्क हमारे पास में शिक्षा आपको प्रोवाइड की जा रही है। हमारे पास में यहाँ पर आपको निःशुल्क शिक्षा प्रोवाइड की जा रही है। यहाँ पर आपको कोई पैसा शिक्षा के लिए नहीं देना है। ठीक है, कोई पैसा शिक्षा के लिए आपको नहीं पे करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको ये प्रश्न पढ़ने हैं, हमारी वीडियो देखनी है। जो हम प्रश्न करा रहे हैं, मैथ में करा रहे हो चाहे साइंस में करा रहे हो, उन्हें आपको एक बार रोज़ाना जो भी ये वीडियो आपको मिलती है उसको आपको तैयार करना है। आने वाले CTET को आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्लियर कर जाएंगे। ठीक है, चलिएगा। मैथ की बहुत सारी वीडियो हमने मैथ पेपर 2 मैथ पेपर 1 के लिए डाली हुई हैं। जो मेरे भाई बहन मैथ पेपर 1 मैथ पेपर 2 की वीडियो देखना चाहें वो चैनल में जाएं। चैनल में बहुत सारी वीडियो पड़ी हैं जो आपको आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। एट मिस वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को मेरे दोस्तों लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें। चैनल आपका अपना है, स्टारलेट क्लासेस एग्जाम स्टडी यूट्यूब चैनल है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ऑल पे सेट कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। आपको प्रश्न कैसे पढ़ाए गए या हमारा टीचिंग जो करने का तरीका हो आपको कैसा लगा, पढ़ाने का तरीका कैसा लगा, आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।